ओके, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम एक बिल्कुल ही न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है माई ड्रेस अप डार्लिंग। इसमें हमारा हीरो जिसका नाम गोजो है, नहीं ये सतोरू गोजो नहीं है और ना ही इसको उससे कोई लेना देना है, क्योंकि इस बंदे को लड़कियों वाले शौक होते हैं। और वो शौक कौन से होते हैं ये तो हमें सीरीज देखकर ही पता चलेगा। बचपन से ही गोजो को हिना डॉल से बहुत प्यार था। ये डॉल्स उसके ग्रैंडफादर काउरू बनाते थे और गोजो का सपना भी था कि वो भी एक दिन उनकी तरह परफेक्ट डॉल्स बनाए। लेकिन एक दिन जब उसने अपनी फ्रेंड को अपना ये शौक बताया तो उसने उसे क्रीपी कह दिया। बस उस दिन से गोजो के अंदर एक इनसिक्योरिटी बैठ गई और वो अपने पैशन को दूसरों से छुपाने लगा। प्रेजेंट टाइम में गोजो उसी पुरानी याद से जागता है। सालों बाद भी वो बात उसे अंदर से चुभ रही होती है। सुबह वो नीचे जाकर ब्रेकफास्ट बनाने में अपने ग्रैंडपा की हेल्प करता है। उसके ग्रैंडपा हल्का सा मजाक करते हुए पूछते हैं कि क्या गोजो अब फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहा है, और गोजो शर्माते हुए बात को टाल देता है। स्कूल जाते वक्त गोजो को एक कड़वी सच्चाई महसूस होती है कि वो बिल्कुल अकेला है, उसका कोई दोस्त नहीं है। क्लास में भी वो अक्सर अपने थॉट्स में खोया रहता है, ये सोचते हुए कि उसका डॉल्स के लिए पैशन ही उससे सबसे अलग बना देता है। तभी अचानक एक लड़की मैरिन दौड़ते हुए आती है और गलती से उसके डेस्क से टकरा जाती है। उसके फ्रेंड्स तुरंत उसके पास आ जाते हैं, लेकिन मैरिन गोजो की तरफ देखकर पोलाइटली सॉरी बोलती है। गोजो हैरान रह जाता है क्योंकि किसी पॉपुलर लड़की ने उससे ऐसे कभी बात नहीं की थी। बाद में मैरिन अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर कल की एक इंसिडेंट के बारे में बात कर रही होती है। तभी एक लड़का उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने मैरिन के एनिमे इंटरेस्ट का मजाक उड़ाया तो मैरिन ने उसे सीधा सुना दिया। उसने क्लियर बोल दिया कि वो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करती जो दूसरों के शौक का मजाक बनाते हैं। ये बात सुनकर गोजो अंदर ही अंदर रिलेट करता है। वो सोचता है काश उसकी लाइफ में भी कोई ऐसा होता जो उसे समझता। वो अपना हाथ पकड़ लेता है। उसे लगता है मैरिन कितनी लकी है। स्कूल के बाद गोजो अकेला ही क्लासरूम क्लीन कर रहा होता है क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट्स अपनी ड्यूटी छोड़कर जा चुके होते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और मैरिन अंदर आती है। वो बिना कुछ कहे उसकी हेल्प करने लगती है। मैरिन पूछती है कि बाकी सब कहाँ गए, और जब उसे पता चलता है कि सब लोग अपना काम छोड़कर भाग गए हैं तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। गोजो कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैरिन उसे समझाती है कि उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, किसी को अपने ऊपर चलने नहीं देना चाहिए। कुछ दिन बाद गोजो सिलाई करते वक्त अपनी उंगली काट लेता है। उसके दिमाग में अभी भी मैरिन की बातें चल रही होती हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसकी स्विंग मशीन खराब हो गई है, तो वो एक सोल्यूशन सोचता है। अगले दिन स्कूल के बाद वो होम इकोनॉमिक्स रूम की स्विंग मशीन यूज करने चला जाता है और अपनी एक डॉल भी साथ ले आता है। तभी अचानक मैरिन वहां आ जाती है। गोजो इतना घबरा जाता है कि उसकी डॉल गिरने ही वाली होती है, लेकिन वो तुरंत डाइव मारकर उसे बचा लेता है। उसे लगता है कि अब मैरिन उसका मजाक उड़ाएगी, लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो मैरिन एक्चुअली इम्प्रेस्ड होती है। वो पूछती है कि गोजो ने ये सब कैसे सीखा। गोजो बताता है कि उसके फैमिली का हिना डॉल शॉप है। मैरिन क्यूरियोसिटी में उस डॉल को देखना चाहती है। जब गोजो उसे डॉल देता है तो मैरिन उसकी तारीफ करती है। गोजो शॉक में पड़ जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसके काम की सच में अप्रिसिएशन की है। गोजो कहता है कि वो सिर्फ कपड़े बना सकता है, डॉल्स नहीं। ये सुनते ही मैरिन तुरंत एक आइडिया देती है। वो गोजो से कहती है कि वो थोड़ा पीछा मुड़ जाए। गोजो कंफ्यूज होता है लेकिन तुरंत मान जाता है। कुछ सेकंड्स बाद मैरिन रेडी होती है और गोजो को बुलाती है। जब वो मुड़कर देखता है तो मैरिन एक सिंपल ब्लैक ड्रेस में होती है। वो गोजो को एक रेफरेंस फोटो देती है और बताती है कि वो एक कॉस्ट्यूम रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है। गोजो ध्यान से ड्रेस देखता है और तुरंत समझ जाता है कि इसमें क्या क्या गलत है, और फिर बिना झिझक के वो मैरिन के डिजाइन को क्रिटिसाइज करता है। सीधा बोल देता है कि ये डिजाइन बिल्कुल बेकार है। लेकिन जैसे ही गोजो देखता है कि मैरिन की आंखों में आंसू आ रहे हैं तो वो घबरा जाता है और वो झट से नीचे झुककर माफी मांगने लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैरिन उसे शांत करते हुए कहती है कि वो नाराज नहीं है, बल्कि ये ड्रेस उसका कॉस्प्ले करने का एक अटेम्प्ट है। उसके लिए कॉस्प्ले किसी भी कैरेक्टर के लिए अपना प्यार दिखाने का सबसे बड़ा तरीका है। यही सुनकर मैरिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो गोजो से पूछती है कि क्या वो उसके लिए कॉस्प्ले आउटफिट्स बनाने में मदद करेगा। गोजो उसके पैशन से काफी इंप्रेस होता है और उसे मैरिन की वही बात याद आती है कि लोगों के इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो बिना सोचे समझे वो हाँ कर देता है। मैरिन खुशी से झूम उठती है। लिटरली वो उछलने लगती है और गोजो बस उसे देखता रह जाता है। वो सोचता है कि पहली बार वो किसी के साथ काम करेगा। थोड़ी देर बात करने के बाद मैरिन उस कैरेक्टर के बारे में बताती है जिसे वो कॉस्प्ले करना चाहती है। वो एक गेम का कैरेक्टर है और जब वो उस गेम के बारे में समझाने लगती है तो गोजो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। गोजो उससे कहता है कि वो दोबारा बताए। मैरिन पूरी कॉन्फिडेंस के साथ फिर से समझाती है कि वो ऐसे गेम्स खेलती है जो थोड़े अजीब नेचर के होते हैं। वो बताती है कि ये बेसिकली एक डेटिंग सिम है जिसमें मेन कैरेक्टर बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करता है। गोजो पूरी कोशिश करता है समझने की, लेकिन वो और भी खो जाता है क्योंकि उसने कभी ऐसे गेम्स खेले ही नहीं होते। उसे लगता है मैरिन मजाक कर रही है, लेकिन जब वो उसके सीरियस फेस को देखता है
तो समझ जाता है कि वो सच बोल रही है। फिर मैरिन अपने फेवरेट कैरेक्टर शिजुको के बारे में एक्साइटेड होकर बताने लगती है कि वो कितनी अमेजिंग है और वो खुद भी शिजुको जैसा बनना चाहती है। गोजो ये सुनकर हैरान रह जाता है कि कोई लड़की भी ऐसे गेम्स में इंटरेस्टेड हो सकती है, लेकिन मैरिन साफ कहती है कि इसमें लड़का या लड़की होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको वो चीज पसंद आनी चाहिए। ये बात सुनकर गोजो को अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड ने उसके शौक का मजाक उड़ाया था। इस बार वो हेजिटेट नहीं करता और मैरिन की मदद करने का फैसला कर लेता है। अब दोनों काम शुरू करने की तैयारी करते हैं। मैरिन एक पूरी गाइड बुक निकालती है जिसमें इंस्ट्रक्शंस भरी होती हैं। गोजो ये देखकर इम्प्रेस होता है कि मैरिन अपने पैशन को लेकर कितनी सीरियस है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि मैरिन को खुद इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना ठीक से नहीं आता। तो गोजो कहता है कि शुरू करने से पहले उसे मैरिन के मेजरमेंट्स लेने होंगे, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है, तो दोनों डिसाइड करते हैं कि ये काम मंडे को करेंगे। जब अगले दिन डोरबेल बजती है और गोजो दरवाजा खोलता है तो सामने मैरिन खड़ी होती है। गोजो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि उसे उसका घर कैसे मिला। मैरिन कैजुअली बताती है कि उसने उसका नाम सर्च किया और फिर रात भर बाहर वेट किया। गोजो थोड़ा डर जाता है, लेकिन मैरिन उसे केक देकर डिस्ट्रैक्ट कर देती है और सीधे अंदर आ जाती है जैसे वो उसका ही घर हो। वो सीधे गोजो के कमरे में पहुंच जाती है और जैसे ही उसकी नजर गोजो के टूल्स और ब्रशेस पर पड़ती है तो वो उन्हें बड़ी क्यूरियोसिटी से देखने लगती है। गोजो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है। फिर मैरिन कहती है कि उन्हें मेजरमेंट्स लेना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन गोजो एकदम लाल हो जाता है और कहता है कि शायद उन्हें ये काम किसी और से करवा लेना चाहिए। वो बताता है कि उसे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से प्रॉपर तरीके से मेजर करना होगा। मैरिन कैजुअली अपनी शर्ट के बटन्स खोलती है और बताती है कि उसने अंदर स्विम सूट पहना हुआ है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब गोजो के पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो गहरी सांस लेता है और मेजरमेंट शुरू करता है। सबसे पहले सिर का मेजरमेंट लेता है, पूरी कोशिश करते हुए कि उसका हाथ स्टेडी रहे और कोई ऑकवर्ड सिचुएशन ना बने। मैरिन भी उसकी मदद के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो अचानक आंखें खोलती है, गोजो घबराकर नीचे गिर जाता है। खुद को संभालने के बाद वो मैरिन से कहता है कि वो पीछे मुड़ जाए ताकि वो शोल्डर्स मेजर कर सके, लेकिन मैरिन को देखकर वो फिर से नर्वस हो जाता है और पूछता है कि उसे शर्म नहीं आती। मैरिन कामली कहती है कि वो पूरी तरह शिजुको बनने पर फोकस कर रही है और इसके लिए उसे हर इंस्ट्रक्शन सही तरीके से फॉलो करना होगा। ये सुनकर गोजो खुद को संभालता है। वो हल्का सा खुद को डांटता है और सीरियस हो जाता है। अब वही प्रोफेशनल की तरह सारे बेसिक मेजरमेंट्स लेता है और उन्हें लिख लेता है। फिर मैरिन उससे कहती है कि वो उसके पैरों का मेजरमेंट भी ले ले, क्योंकि उसे सही साइज ढूंढने में हमेशा दिक्कत होती है। गोजो उसे चेयर देने की बात करता है, लेकिन मैरिन सीधे उसके बेड पर चढ़ जाती है और कहती है कि ये परफेक्ट हाइट है। गोजो घबरा जाता है और उसे वार्न करता है कि वो जहाँ बैठी है वो उसके लिए थोड़ी पर्सनल जगह है। लेकिन मैरिन आराम से और भी रिलैक्स्ड होकर बैठ जाती है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। गोजो अभी भी अंदर से घबरा रहा होता है। तभी मैरिन अपना पैर उसके लैप पर रख देती है और कहती है, चलो जल्दी खत्म करो। किसी तरह गोजो अपना काम पूरा कर लेता है, लेकिन तभी मैरिन कहती है कि अब बस्ट का मेजरमेंट भी लेना है। ये सुनते ही गोजो तुरंत मना कर देता है और कहता है कि ये वो खुद कर ले, लेकिन मैरिन कंप्लेन करती है कि अकेले सही मेजरमेंट लेना मुश्किल होता है और अपने बाल एक तरफ हटाकर उसे करने को कहती है। मजबूरी में गोजो धीरे से उसके पास जाता है, इतना करीब कि उसे मैरिन की हार्ट बीट तक सुनाई देने लगती है। वो पसीना पसीना हो जाता है, पर किसी तरह वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। किसी तरह ध्यान भटकाते हुए वो मेजरमेंट ले ही लेता है। फिर मैरिन कहती है कि अभी बस्ट पॉइंट और इनसीम भी मेजर करना बाकी है। ये सुनकर गोजो के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं और वो सीधा मना कर देता है, लेकिन मैरिन इंसिस्ट करती है कि ये जरूरी है ताकि सही फिटिंग बन सके। लेकिन गोजो कहता है कि इसका मतलब है उसे बहुत ऑकवर्ड जगह पर मेजर करना पड़ेगा। मैरिन उसकी हालत देखकर हंस पड़ती है और डिसाइड करती है कि ये वो खुद ही कर लेगी। जब वो मेजरमेंट बताती है तो गोजो फिर से ऑकवर्ड फील करने लगता है और उसका दिमाग कहीं और ही चला जाता है। अब बारी आती है इन सीन की। इस बार गोजो खुद से कहता है कि उसे बिल्कुल नॉर्मल रहना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है, लेकिन जैसे ही उसका हाथ मैरिन को टच करता है, मैरिन हल्का सा शर्मा जाती है और थोड़ा हिलती है, जैसे उसे अजीब सा एहसास हुआ हो। काम खत्म होने के बाद गोजो मैरिन से गेम के विजुअल रेफरेंसेस मांगता है ताकि वो ड्रेस सही से डिजाइन कर सके। गोजो खुशी खुशी उसे 2 सीडी देती है। गोजो फोकस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक जाता है, पर किसी तरह वो खुद को संभालता है। उसी रात काओरू घर आता है और देखता है कि गोजो पूरी तरह गेम में लगा हुआ है। वो हैरान हो जाता है कि गोजो कितना फोकस्ड है। उस रात गोजो सपना देखता है कि उसने मैरिन का कॉस्प्ले आउटफिट पूरा कर लिया है और जब वो उसे दिखाता है तो मैरिन अपने कैरेक्टर में बदल जाती है और उससे और करीब आने की बात करती है। गोजो अचानक नींद से जाग जाता है, पर वो पूरी तरह एम्बैरेस्ड और कंफ्यूज्ड होता है। शर्म के मारे वो पास रखी हीना डॉल की तरफ देखकर कहता है, उधर मत देखना। अगले दिन स्कूल में गोजो मैरिन का सामना करने से डर रहा होता है। वो ओवरथिंक कर रहा होता है। तभी मैरिन हॉलवे में आती है। सब लोग उसकी तरफ देखते हैं कि वो कितनी प्रिटी और पॉपुलर है। गोजो का दिमाग फिर से भटकने लगता है।
और वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि कहीं छुप जाए, तभी मैरिन उसके पास आ जाती है और सैटरडे को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। गोजो एकदम ब्लश कर जाता है, लेकिन मैरिन बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करती रहती है। तभी अचानक उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं और सब गोजो से बात करने लगती हैं, लेकिन उसकी हालत देखकर वो सोचती हैं कि शायद उसे स्पेस देना चाहिए। मैरिन सिचुएशन को नॉर्मल रखने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसका हाथ गोजो से टच हो जाता है और गोजो फिर से नर्वस हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेंड्स को याद आता है कि उन्हें क्लास के लिए लेट हो रहा है और वो सब चली जाती है। मैरिन भी गुड बाय कहती है और वहां से चली जाती है। गोजो को थोड़ी राहत मिलती है कि मैरिन स्कूल में भी उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रही है, लेकिन तभी पास में कुछ स्टूडेंट्स गॉसिप करते हुए कहते हैं कि मैरिन जैसी लड़की कभी उसके जैसे लड़के को डेट नहीं करेगी। क्लास में मैरिन एक्साइटमेंट के साथ गोजो के पास आती है, लेकिन गोजो झूठ बोल देता है कि वो बिजी है और तुरंत वहां से निकल जाता है। पूरा दिन मैरिन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गोजो उसे अवॉइड करता रहता है। दिन खत्म होते होते मैरिन थोड़ी उदास दिखती है। स्कूल से निकलते वक्त मैरिन आखिरकार उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या वो उसके साथ कॉस्प्ले के सामान खरीदने चलेगा, लेकिन जब लोग उन्हें घूरने लगते हैं तो गोजो घबरा जाता है और वो मना कर देता है, जिसके बाद वो वहां से भाग जाता है। वो एक फेंस के पीछे छुपकर धीरे से माफी मांगता है, लेकिन जैसे ही मुड़ता है मैरिन वहीं खड़ी होती है। वो कहती है पहले भागना ही नहीं चाहिए था। जब वो पूछती है कि गोजो उसे अवॉइड क्यों कर रहा है, तो गोजो कहता है कि उन्हें ऐसी जगह बात करनी चाहिए जहां कोई आसपास ना हो, ताकि लोग ये ना सोचे कि वो दोनों क्लोज हैं। मैरिन बस हंस देती है और कहती है कि अब छुपाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं। ये सुनकर गोजो पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। वो डेटिंग रूमर्स की बात करता है, लेकिन मैरिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो उसे हल्का सा टीज भी करती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए स्टोर की तरफ ले जाती है। दोनों एक कॉस्प्ले शॉप पहुंचते हैं। गोजो उसे शिजुको के कॉस्ट्यूम का अपना मल्टी एंगल स्केच दिखाता है। मैरिन ये देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है कि उसने इतना एफर्ट डाला है। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स खरीदने हैं और कौन से खुद बनाने हैं। सबसे पहले वो ड्रेस के लिए कपड़ा चुनते हैं। मैरिन एक शाइनी ब्लैक फैब्रिक सजेस्ट करती है, लेकिन गोजो समझाता है कि शिजुको का कैरेक्टर फ्लैशी नहीं बल्कि एलिगेंट है, इसलिए कपड़ा थोड़ा थिक और डिसेंट होना चाहिए। जब गोजो प्राइस देखता है तो वो कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। तुरंत मैरिन एक एनवलप निकालती है जिसमें काफी कैश होता है और उसे कहती है कि जितना चाहिए उतना यूज करे। गोजो थोड़ा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर मान जाता है और दोनों शॉपिंग जारी रखते हैं। फैब्रिक लेने के बाद मैरिन उसे विग शॉप में ले जाती है। गोजो वहां इतने सारे विग्स देखकर हैरान रह जाता है। मैरिन उसे ब्लैक विग्स दिखाती है, लेकिन गोजो सजेस्ट करता है कि डार्क पर्पल बेहतर रहेगा, क्योंकि वो शिजुको के कैरेक्टर कलर से मैच करेगा। मैरिन फिर से इंप्रेस हो जाती है और ध्यान से उसकी बात सुनती है। जब गोजो एक्सप्लेन करता है कि विग की लेंथ भी सही होनी चाहिए ताकि हेयर स्टाइल परफेक्ट लगे, मैरिन मानती है कि वो खुद अक्सर गलत चीजें चुन लेती है और खुश होती है कि गोजो उसके साथ है। उस मोमेंट में गोजो के दिल में एक अलग ही फीलिंग आती है। उसे अच्छा लगता है कि वो किसी के काम आ रहा है। इसके बाद दोनों लॉन्जरे स्टोर जाते हैं जहां से गार्टर्स और स्टॉकिंग्स लेनी होती हैं। गोजो अंदर जाते ही फ्रीज हो जाता है, क्लियरली नर्वस, लेकिन मैरिन उसे समझाती है कि यहाँ कपल्स भी आते हैं, इसमें कुछ अजीब नहीं है। वो कैजुअली उसे आइटम्स दिखाने लगती है और गोजो और भी ऑकवर्ड हो जाता है। वो कहता है कि अगर यही चलता रहा तो वो संभाल नहीं पाएगा। शॉपिंग के बाद दोनों कुछ खाने के लिए बैठते हैं। पास में बैठी एक औरत उन्हें देखकर सोचती है कि काश वो भी इतनी केयरफ्री होती, लेकिन तभी गोजो मैरिन के गेम के कुछ ऑकवर्ड सीन्स के बारे में बात करने लगता है और पूरा रेस्टोरेंट उनकी तरफ देखने लगता है। गोजो को महसूस होता है कि लोग उसे अजीब समझ रहे हैं। थोड़ी देर बाद गोजो कहता है कि वो सारे कॉस्प्ले मटेरियल्स घर ले जाकर पैटर्न बनाना शुरू करेगा। वो मैरिन से पूछता है कि वो ये कॉस्ट्यूम कहाँ पहनने वाली है। मैरिन उसे कॉस्प्ले इवेंट्स के बारे में बताती है, जहाँ लोग कॉस्ट्यूम्स पहनकर फोटोज लेते हैं और ऑनलाइन डालते हैं। वो उसे एक लड़की सागा की फोटोज दिखाती है जो कॉस्प्ले तो करती है लेकिन इवेंट्स में नहीं जाती। जैसे जैसे वो फोटोज दिखा रही होती है, उसे महसूस होता है कि गोजो ज्यादा बोल नहीं रहा। वो मजाक में पूछती है, क्या तुम्हें रियल गर्ल्स पसंद नहीं? गोजो थोड़ा रुककर बताता है कि वो बचपन से ही हीना डॉल्स से प्रभावित रहा है और जब उसने पहली बार एक हीना डॉल देखी थी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत चीज भी हो सकती है। तभी से वो खूबसूरत शब्द सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल करता है जो उसके लिए सच में खास होती है। अचानक मैरिन की नजर एक फूड स्टॉल पर पड़ती है जहां बड़ा सा मीट रैड राइस बॉल मिल रहा होता है। वो तुरंत खरीद लेती है और बड़े मजे से खाने लगती है। गोजो पोलाइटली मना कर देता है जब वो उसे बाइट ऑफर करती है। उसे याद आता है कि उसे मैरिन के रामन के पैसे वापस देने हैं, लेकिन मैरिन कहती है कि ये उसकी तरफ से ट्रीट है। वो बताती है कि उसे कितना अच्छा लगा कि गोजो ने वो गेम सीरियसली लिया, डिटेल्स पर ध्यान दिया और इससे उसे अप्रिशिएटेड फील हुआ। ये सुनकर गोजो अंदर से काफी टच हो जाता है। फिर मैरिन उसे फिर से खाने का ऑफर देती है, लेकिन
गोजो मना कर देता है, थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए। मैरिन अचानक पूछती है, क्या मैं बहुत ज्यादा खा रही हूँ? गोजो कहता है नहीं, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस कुछ और ही बताते हैं। मैरिन तुरंत डिफेंड करने लगती है कि वो अभी भी ड्रेस में परफेक्टली फिट हो जाएगी। गोजो पूछता है कि कॉस्प्ले इवेंट कब है? मैरिन बताती है कि अगला इवेंट बस 2 हफ्ते बाद है। तभी उसे याद आता है कि उसकी ट्रेन छूटने वाली है और वो अचानक भाग जाती है। गोजो वहीं खड़ा रह जाता है, टेंशन में कि सिर्फ 2 हफ्तों में उसे पूरा कॉस्ट्यूम तैयार करना है। ट्रेन में घर जाते वक्त भी गोजो बस यही सोचता रहता है कि वो ये काम टाइम पर कैसे पूरा करेगा। लेकिन फिर उसे मैरिन की एक्साइटमेंट याद आती है और वही उसे मोटिवेट करती है कि वो तुरंत काम शुरू करे। लेकिन अंदर ही अंदर गोजो जानता है कि शायद ये टाइम भी काफी नहीं होगा। जब गोजो घर पहुंचता है तो काओरू नोटिस करते हैं कि वो आज थोड़ा लेट आया है। गोजो माफी मांगता है और बताता है कि वो एक दोस्त के साथ शॉपिंग करते करते टाइम का ध्यान नहीं रख पाया। लेकिन काओरू ये सुनकर ही खुश हो जाते हैं कि गोजो के पास कोई दोस्त है। फिर जैसे ही काओरू उन स्टॉकिंग्स को देखते हैं जो गोजो लाया है, वो शॉक में जमीन पर गिर पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पोता खुद ये पहनता है। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में गोजो की कजिन मियोरी भागते हुए आती है। उसे काओरू की चिंता होती है, पर गोजो उसे समझाता है कि सिचुएशन उतनी सीरियस नहीं है। उसी समय काओरू डिस्चार्ज हो जाते हैं। मियोरी सजेस्ट करती है कि काओरू कुछ दिन उसके घर रहकर आराम करे, करीब 2 हफ्ते। गोजो भी मान जाता है कि ये सही रहेगा और प्रॉमिस करता है कि वो अगले दिन काओरू के कपड़े लेकर आएगा। लेकिन काओरू को सबसे ज्यादा चिंता अपने पेंटिंग ब्रशेस की होती है। मियोरी के घर जाते हुए रास्ते में गोजो बहुत स्ट्रेस्ड फील करता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो सब कैसे मैनेज करेगा। कुछ दिन बाद मरिन को पता चलता है कि गोजो स्कूल क्यों नहीं आ रहा था। जब वो देखती है कि गोजो काफी परेशान लग रहा है तो वो कहती है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो जरूर बताए। गोजो से थैंक्स बोलता और कहता है कि वो ठीक है। तब मरिन कहती है कि उन्हें कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेना चाहिए। जैसे ही दोनों क्लास की तरफ वापस जा रहे होते हैं, गोजो को अचानक पैनिक होने लगता है। उसे याद आता है कि उसने पिछले 2 दिन से कॉस्ट्यूम को छुआ तक नहीं है। तभी मरिन उसे याद दिलाती है कि नेक्स्ट वीक मिड टर्म्स है और गोजो हैरान रह जाता है कि वो ये बात कैसे भूल गया। स्कूल, पढ़ाई और काओरू से मिलने के बीच अब वो ड्रेस पूरा करने के टाइम कहां से निकालेगा? मरिन उससे पूछती है कि वो ठीक है या नहीं और गोजो हाँ तो कह देता है, लेकिन अंदर से वो जानता है कि सिचुएशन बहुत खराब है। उस शाम गोजो को एक फोन कॉल आती है। एक विजिटर हीना डॉल शॉप देखने आना चाहता है और ये उनका आखिरी मौका है। गोजो मना नहीं कर पाता और टूर देने के लिए हाँ कर देता है, भले इससे उसका और टाइम चला जाएगा। कॉल के बाद वो नीचे बैठ जाता है, पूरी तरह ओवरवेल्म। उसे समझ नहीं आता कि वो सब कैसे संभाले। पूरे हफ्ते गोजो स्ट्रगल करता है, काओरू से मिलने, शॉप के टूर्स देने और मरिन के आउटफिट पर काम करने के बीच बैलेंस बनाने में। स्कूल में मरिन नोटिस करती है कि गोजो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो ज्यादा सीरियस और दूर दूर सा हो गया है। जब भी वो उससे बात करने की कोशिश करती है, गोजो उससे पहले ही जल्दी से निकल जाता है। एक रात मरिन उसके घर जाती है, लेकिन घर अंधेरा और शांत होता है। उसे लगता है कि गोजो घर पर नहीं है और वो उदास होकर वापस चली जाती है। लेकिन अंदर का सीन कुछ और ही होता है। पूरा घर बिखरा पड़ा है और गोजो फर्श पर पड़ा होता है, पूरी तरह थका हुआ। उसने कई दिनों से ठीक से सोया भी नहीं और ड्रेस अभी भी पूरा नहीं हुआ है। उसे याद आता है कि एक बार उसने काओरू से पूछा था कि वो हमेशा अपने ब्रशेस साथ क्यों रखते हैं। तब काओरू ने कहा था कि अगर वो एक दिन भी प्रैक्टिस ना करे तो उनका हाथ स्लो पड़ जाएगा। गोजो को याद नहीं कि उसने आखिरी बार अपने ब्रशेस कब यूज किए थे और वो खुद पर डाउट करने लगता है। वो सोचता है, क्या वो सच में अपने ग्रैंडपा की तरह हीना डॉल्स बना पाएगा? अधूरी ड्रेस उसे और फ्रस्ट्रेट करती है और बचपन की वो याद जब उसे क्रीपी कहा गया था फिर से सामने आ जाती है। ये सब सोचकर गोजो टूट जाता है और रोने लगता है। फिर उसे याद आता है जब उसने काओरू से पूछा था कि क्या वो कभी थकते नहीं रोज डॉल्स बनाते बनाते। काओरू ने कहा था कि मुश्किल दिनों में भी आगे बढ़ने की ताकत उसे अपने काम के प्यार से मिलती है। उन्होंने गोजो को एक फोटो एल्बम भी दिखाया था जिसमें उनके खुश कस्टमर्स की फोटोज थी, ताकि गोजो समझ सके कि वो ये सब क्यों करते हैं। मरिन के चेहरे की खुशी इमेजिन करके गोजो को फिर से ताकत मिलती है। वो अपने आंसू पोंछता है, सिर पर हेडबैंड बांधता है और फिर से काम में लग जाता है। आखिरकार इवेंट से एक दिन पहले मरिन ये देखकर हैरान रह जाती है कि गोजो ने ड्रेस पूरा कर लिया है। गोजो कहता है कि अब वो इवेंट अटेंड कर पाएगी, लेकिन मरिन बताती है कि उसने अभी तक कोई इवेंट चूज ही नहीं किया था। वो गोजो के फिनिश करने का इंतजार कर रही थी। ये सुनकर गोजो को राहत मिलती है कि उसने किसी प्लान को खराब नहीं किया, लेकिन मरिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि गोजो ने उसके लिए कितना स्ट्रगल किया बिना कुछ बताए। वो माफी मांगती है कि उसे पता ही नहीं चला कि गोजो क्या झेल रहा था। गोजो भी मानता है कि गलती उसकी भी थी क्योंकि उसने कभी बताया नहीं कि उसके लिए कितना मुश्किल था। मरिन आंसू पोंछती है। तब गोजो कहता है कि वो ड्रेस ट्राई कर ले ताकि वो फिटिंग चेक कर सके। मरिन थोड़ा हेजिटेट करती है, कहती है कि गोजो बहुत थका हुआ लग रहा है, लेकिन गोजो स्माइल करके कहता है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बस मरिन की खुशी है। मरिन आंसुओं के बीच मुस्कुराती है और प्रॉमिस करती है कि वो इस ड्रेस को दिल खोल कर पहनेगी। गोजो उसके बाल धीरे धीरे पीछे करता है और विग सेट करने लगता है। दोनों शिजुको के मेकअप स्टाइल के बारे में बात करते हैं कि उसे एग्जैक्टली कैसे रिक्रिएट करना है। गोजो कुछ फॉल्स आईलैशेस निकालता है तो मरिन मजाक में पूछती है, ये तुम्हारी हिडन बेबी मामा के हैं क्या? गोजो शर्माते हुए समझाता है कि ये हीना डॉल्स के लिए होते हैं क्योंकि उन्हें भी काफी डिटेलिंग और ग्रूमिंग चाहिए होती है। फिर गोजो एक्साइटेड होकर बताने लगता है कि स्किल्ड क्राफ्ट्समैन
सिर्फ आईब्रोज देखकर ही पहचान लेते हैं कि डॉल किसने बनाई है, और वो भी एक दिन अपने ग्रैंडपा की तरह डॉल्स बनाना चाहता है। मरीन मुस्कुराकर कहती है, तुम जरूर कर पाओगे। गोजो की ये जेन्युइन स्माइल देखकर मरीन का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। फिर दोनों वापस मेकअप पर ध्यान देते हैं। मरीन कपड़े बदलने के लिए जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो गोजो को अंदर बुलाती है तो गोजो उसे देखकर पूरी तरह स्टन रह जाता है। वो बिल्कुल वैसी ही लग रही होती है जैसी शिजुको की वो इमेज जो गोजो ने कभी अपने दिमाग में इमेजिन की थी। गोजो धीरे से कहता है, तुम परफेक्ट लग रही हो। मरीन खुश होकर उसे थैंक यू बोलती है कि उसने उसका सपना सच कर दिया। गोजो पूछता है कि ड्रेस कैसा लग रहा है। मरीन कहती है कि फिट तो परफेक्ट है, लेकिन वो अपने आर्म्स ठीक से उठा नहीं पा रही। ये सुनकर गोजो को रियलाइज होता है कि उसने मूवमेंट के बारे में सोचा ही नहीं था। तभी मरीन मजाक में थोड़ा बाउंस करती है और खुद भी हैरान रह जाती है कि फिटिंग और प्रोपोर्शंस कितने एक्यूरेट है। वो ये भी नोटिस करती है कि स्कर्ट की लेंथ बिल्कुल परफेक्ट है, जो उसके कैरेक्टर के लुक को सही तरीके से दिखा रही है। मरीन इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो गोजो से फोटोज लेने की रिक्वेस्ट करती है। गोजो मान जाता है और कुछ फोटोज क्लिक करता है, लेकिन फिर कहता है कि ये अभी बस मरीन ड्रेस पहनकर खड़ी है, असली कॉस्प्ले फील नहीं आ रहा। वो सजेस्ट करता है कि मरीन अपने कैरेक्टर के हिसाब से पोजेस करे। मरीन अग्रीज करती है और फोटोज के लिए ग्रे बैकग्राउंड चूज करती है। वो शिजुको का सीरियस और ग्लूमी एक्सप्रेशन ट्राई करती है, लेकिन बार बार मुस्कुरा देती है क्योंकि वो जेन्युइनली बहुत खुश है। दूसरी बार वो खुद को कंट्रोल करती है और इस बार वो कैरेक्टर में बनी रहती है। ये देखकर गोजो भी सरप्राइज हो जाता है। वो उसकी तारीफ करता है और फोटोज लेता है जब तक मरीन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। जब मरीन फोटोज देखती है तो वो बेहद खुश हो जाती है और तुरंत उन्हें पोस्ट करने के लिए अकाउंट बना लेती है। उसी मोमेंट पर वो डिसाइड करती है कि वो कॉस्प्ले इवेंट अटेंड करेगी और गोजो को भी साथ चलने के लिए इनवाइट करती है। अगले दिन दोनों इवेंट पर पहुंचते हैं। मरीन वहां इतने सारे कॉस्प्लेयर्स देखकर एक्साइटेड हो जाती है और जिन लोगों को वो फॉलो करती थी उन्हें सामने देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वो गोजो को फिर से थैंक यू बोलती है कि उसकी वजह से वो यहाँ तक पहुंच पाई, लेकिन गोजो क्राउड देखकर थोड़ा अनईजी फील कर रहा होता है। वो ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा। मरीन नोटिस करती है और पूछती है, क्या हुआ? गोजो मानता है कि वो इतना सारे लोगों, खासकर लड़कियों के बीच अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। उसे लग रहा है सब उसे देख रहे हैं। मरीन मजाक में कहती है, शायद सब मुझे देख रहे हैं मेरे कॉस्ट्यूम की वजह से, लेकिन गोजो सोचता है कि वो अंडर ड्रेस्ड है, इसलिए लोग नोटिस कर रहे हैं। उसे चीयर अप करने के लिए मरीन हल्के से प्लेफुल तरीके से उसे टीज करती है और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे मेन प्लाजा की तरफ ले जाती है जहां और कॉस्प्लेयर्स फोटोज ले रहे होते हैं। वहां एक रैंडम फोटोग्राफर उसे शिजुको के रूप में पहचान लेता है और एक्साइटेड होकर फोटो लेने के लिए पूछता है। मरीन खुशी खुशी रेडी हो जाती है। गोजो पीछे हट जाता है ताकि उसे स्पेस मिल सके और मरीन तुरंत कैरेक्टर में आ जाती है, ग्रेसफुल पोजेस देते हुए। फोटो के बाद वो फोटोग्राफर के साथ सेल्फी भी लेती है और वो लड़का उसके इतने पास आकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। धीरे धीरे और फोटोग्राफर्स भी लाइन में लग जाते हैं। उसकी कॉस्प्ले देखकर सब इंप्रेस हो रहे होते हैं। गोजो दूर खड़े होकर ये सब देखता है। मरीन अटेंशन एंजॉय कर रही होती है और चारों तरफ लोग अपने अपने कॉस्ट्यूम्स में घूम रहे होते हैं। कुछ लड़के लड़कियों के कैरेक्टर्स बने हुए हैं और कुछ लड़कियां लड़कों के। ये देखकर गोजो को महसूस होता है कि यहाँ हर कोई खुद को फ्रीली एक्सप्रेस कर रहा है बिना किसी डर के। जब वो वापस मरीन की तरफ देखता है तो वो अंदर से प्राउड फील करता है कि उसने उसकी मदद की, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। अब जब उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, शायद उसे मरीन के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करने का मौका फिर कभी ना मिले।